So, a very good morning to all of you. Moving further on Indian economy, आज हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे. ओके तो ब्रॉडली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है. द फर्स्ट वन इज योर बैंक्स, बट ऑब्वियस है एक बैंक है तो दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, ध्यान रहे कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ही बात कर रहे हैं. अदरवाइज देयर इज वन मोर सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड. ओके, जिसमें यू कैन से मनी लेंडर्स. ओके, कह सकते हो इसमें ज्वेलर्स भी आ जाएंगे जो गोल्ड रखकर आपको लोन देते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर. हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं. तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर बात होगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा. जो व्यवस्थित क्षेत्र होता है या घटक होता है हम लोग उसकी बात करेंगे. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है बैंक और दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, फर्दर इसका क्लासिफिकेशन भी दो भाग में किया जाता है. दिस इज ओनली ब्रॉडर क्लासिफिकेशन. एक होता है कॉमर्शियल बैंक, यू कैन से, जिसका मोटिव प्रॉफिट होता है, और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक. ओके, जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जिसका सोशल वेलफेयर मोटिव होता है. सो यू मे राइट द बेसिक मोटिव इज प्रॉफिट and motive of cooperative banks is social welfare. Okay, they are not behind the profit. अब अगर हम लोग इसको भी फर्दर क्लासिफाई करें तो एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक. इसके बारे में हम लोग डेप्थ में देखेंगे. देन वी हैव फॉरेन बैंक, जिसका ऑफिस भारत में होता है. देन यू हैव स्मॉल फाइनेंस बैंक. देन यू हैव लोकल एरिया बैंक. देन यू हैव पेमेंट बैंक्स. These are some very new concepts and a very prominent RRBs. Okay, regional rural bank. Anyways, so cooperative बैंक को अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए, then we have primary cooperative, we have central cooperative and we have state cooperative. तो these are mere classification of financial institutions. ध्यान रहे, we are talking about organized फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए, देन वी हैव ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अखिल भारतीय, पूरे भारत में जिसका कह सकते हो प्रोमिनेंस हो. ओके, देन वी हैव प्राइमरी डीलर्स. देखेंगे ये बेसिकली क्या होता है. एंड फाइनली वी हैव नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ओके, NBFC. दिस इज योर PD and this is your AIFI. Okay, so these are some broad classification of financial institutions in India. Just have a look on it.
अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, ओके, तो आज पब्लिक सेक्टर बैंक वी हैव 12, as of today we are having 22 private sector bank, we are having 46 foreign banks, we are having 10 small finance bank, we are having 3 local area bank, we are having 6 payment banks, and we are having 43 RRBs. Okay, so these are some numbers which are very dynamic. You should always update these data. I mean, as per the new rules and regulations decided by Government of India. Anyways, in all India financial institutions, there are 4 prominent, 4 महत्वपूर्ण इसके कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें पहला होता है नाबार्ड, NABARD, National Bank for Rural Development. Okay, agriculture and rural development. I should write this. This is very important. This is your National Bank for Agriculture and Rural Development. इसका ये अर्थ हुआ कि ये पूरी तरह से एक डेडिकेटेड बैंक है, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है फॉर योर एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, देन यू हैव एग्जिम बैंक. फुल फॉर्म ही बता देगा कि ये बेसिकली किस सेक्टर पर डेडिकेटेड है. दिस इज योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. ओके, तो ये दूसरा कह सकते हो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है आपके AIFI का. देन यू हैव SIDBI, SIDBI, Small Industries Development Bank of India. That means this is a financial institution which is completely dedicated for small industries. Okay, and finally one more, we have NHB, National Housing Bank. That means it is dedicated to housing sector. Okay, as of today we are having 21 primary dealers. देखेंगे हम लोग ये बेसिकली क्या है. And we are having number of non-banking financial companies such as you may write Reliance Capital. Only for understanding, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. For an example, India Bull. Okay, you have DHFL, you have Muthoot Finance. Okay, so these are some NBFCs, मतलब non-banking financial companies. Okay, so these are some broad classification of financial institution in India. Just have a look on it. Okay, I should repeat कि these numbers are very dynamic. वो समय के साथ बदलता रहता है, आप उसको अपडेट करते रहेंगे. फाइन. तो हम लोग ये देखे थे कि बैंक्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली मोटिव पर किया गया था और बताया गया था कि कौन कॉमर्शियल बैंक होगा और कौन कोऑपरेटिव बैंक होगा. एनीवेज, तो आज का हम लोग का एजेंडा है कमर्शियल बैंक को समझना, और इसमें भी वी विल डेडिकेट आवर दिस क्लास टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. Okay, and as of today there are 12 public sector banks. Okay, that means we are talking about 17th of
जुलाई 2020। ओके, हम मर्जर के बाद की बात कर रहे हैं। एनीवेज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो अगर इसके ब्रीफ हिस्ट्री को आप देखोगे तो इन 1806 एक बैंक ऑफ कैलकाटा, हम लोग बात कर रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, एक बैंक ऑफ कैलकाटा ओपन किया गया था। देन 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड देन 1843 बैंक ऑफ मद्रास। आई थिंक आप वो रिलेट कर पा रहे होंगे, कैलकाटा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रोमिनेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी आपके ब्रिटिश राज में या ब्रिटिश गवर्नमेंट में। इन 1912, ओके, a very high scholar, कह सकते हो इकोनॉमिस्ट ऑफ योर, कह सकते हो मॉडर्न वर्ल्ड, जॉन मायनार्ड कीन्स, जिन्होंने पूरी इकोनॉमिक्स की रूपरेखा ही बदल दी। फाइन, इस पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। उनकी एक बुक आई थी, इंडियन करेंसी एंड फिनांस। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 1912। और 1912 में इंडियन करेंसी एंड फिनांस से इन्फ्लुएंस्ड होकर, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन तीनों का मर्जर कर दिया और ये 3 मिलकर बन गए 1921 में इंपीरियल बैंक। ओके, 1921 में ये तीनों मिलकर बन गए इंपीरियल बैंक, और सिलसिला चलता रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955। ओके, 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फाइन, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसके रिकमेंडेशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, देन यू शुड नो एडी गोरेवाला कमिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जीएस प्रो क्वेश्चन। ओके, तो एडी गोरेवाला कमिटी की अनुशंसा पर ये इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, दैट मीन्स ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, एक पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। आई होप आप ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें कह सकते हो गवर्नमेंट का डोमिनेंस ज़्यादा हो। ओके, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो, तो ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ध्यान रहे, ये तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक जो थी उनको मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया, और 1921 आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया। जब ये इंपीरियल बैंक था, ओके, और आई मीन आरबीआई का गठन नहीं हुआ था। आप लास्ट लेक्चर देखेंगे, हम लोग आरबीआई पर विस्तृत बात किए हैं। ओके, 1935 बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो जब तक आरबीआई का गठन नहीं हुआ था, यही इंपीरियल बैंक ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक हुआ करती थी। ओके, ये केंद्रीय बैंक का काम करती थी। एनीवेज, नाउ इन 1959 7 और एसोसिएट बैंक्स स्टेट बैंक में बना दिए गए। स्टेट बैंक के 7 और एसोसिएट बैंक्स का गठन किया गया। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन बिहाइंड कि वो सारे बैंक अब अस्तित्व में नहीं है, वो सारा बैंक्स का मर्जर हो गया। स्टिल यू शुड नो। ओके, तो इन 1959 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
के साथ एसोसिएट बैंक्स बनाए गए। और अगर इनका नाम देखा जाए सो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, देन स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, देन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये अलग अलग क्षेत्र में है, रीजनल है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ Mysore, and finally State Bank of Travancore. ओके, तो इनका गठन किया गया 1959 में, 1959। हैव अ लुक ऑन इट। ओके, और 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये सब को एक साथ 2017 में मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो दिस इज द लार्जेस्ट बैंक, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। ओके, कह सकते हो वर्ल्ड क्लास बैंक, एकमात्र बैंक है जो वर्ल्ड क्लास बैंक है, मतलब इसका रैंकिंग आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हो। अबाउट एज ऑफ टुडे वी आर हैविंग अबाउट 37 करोड़ कस्टमर्स, एंड एज ऑफ टुडे चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार। ओके, just have a look. So these are some facts about State Bank of India. Okay, मतलब अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की गिनती हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें देर आर 11 मोर बैंक्स टू बी काउंटेड। एक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, मतलब ये 12 में अगर हम लोग लिस्टिंग करें, देन वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, फाइन। नाउ 19th July 1969, this is a very important date, in fact a landmark date in your Indian banking system, or 14 banks were nationalized। अब नेशनलाइज्ड क्यों किया गया था, उसके पीछे रीज़न ये था कि अर्लियर जब बैंक्स बने थे तो वो प्राइवेट प्लेयर्स पर थोड़ा विशेष ध्यान देते थे। रीज़न बिहाइंड कि उनका मोटिव था प्रॉफिट। हम लोग शुरुआत में ही बात किए हैं कि कमर्शियल बैंक का बेसिक मोटिव होता था प्रॉफिट। और प्रॉफिट बेसिकली कैपिटलिस्ट से ही मिलता। तो
तो बैंक्स बस और बस कैपिटलिस्ट के ही फेवर में काम किया करते थे। ओके, तो भारत में सोशलिज्म कह सकते हो, इस टर्म के इन्फ्लुएंस को देखते हुए एक और टर्म इमर्ज किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। शब्द ही बता रहा है कि इंक्लूड करना है। इसका मतलब कि जो पंक्ति में सबसे अंतिम में खड़ा है, जो सबसे गरीब है, ओके, उसको भी उस पूरे सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, फिनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना है। तभी तो उसका नाम बना फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन। मतलब यू हैव टू इंक्लूड दैट पर्सन विच इज स्टैंडिंग एट द लास्ट ऑफ द क्यू। ओके, तो जो पंक्ति में सबसे अंतिम में खड़ा है उस व्यक्ति को भी जोड़ना है। तो फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और कहा गया था कि जिसके जिसके भी कैपिटल 50 करोड़ एंड प्लस होंगे, ओके, वो सब नेशनलाइज्ड बैंक हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ध्यान रहे, तो दिस वाज योर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, then another very important date is your, I suppose, 15th April 1980. Again 6 banks were nationalized. इस वक्त जो यू कैन से एलिजिबिलिटी रखा गया था वो 200 करोड़ एंड प्लस। तो जितने भी बैंक उस वक्त 200 करोड़ कैपिटल के हुआ करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल, ओके, उन सब को पकड़कर नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत बना दिया गया। ओके, तो अभी आप देखोगे कुल मिलाकर 14 और 6, ये नंबर बन गया 20। फाइन, जिसमें देयर वॉज अ बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देयर वॉज अ बैंक, देना बैंक, एंड देयर वॉज अ बैंक, विजया बैंक। ओके, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी इन 1993, आई सपोज 4 सितंबर। ओके, और देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा। दिस इज वेरी रिसेंट, 2019, जस्ट हैव अ लुक। दैट मीन्स अब वो नंबर 20 से बदलकर 17 पर आ गया। ओके, ध्यान रहे 17 हम कह रहे हैं और एक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका इंक्लूजन करोगे तो 18, क्योंकि ये तो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका नेशनलाइजेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो नंबर्स इस तरह से बदल रहे हैं। पहले 14 को नेशनलाइज किया गया, 6 को नेशनलाइज किया गया, 3 हट गए और एक है मेरा स्टेट बैंक। दैट मीन्स ये नंबर आ गया 18। 14 + 6 20, -3 17, +1 18। ध्यान रहे ये सब आपका नेशनलाइज्ड है, एंड दिस इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 18 बैंक। ओके, ये बहुत रिसेंट है, मतलब कपल ऑफ मंथ्स बिफोर। आप प्रीवियस अगर बजट देखोगे तो उससे पहले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे वो 18 हुआ करते थे। सो दिस इज वेरी रिसेंट, वी शुड नो दिस। तो ये 18 का अगर नाम लिखा जाए तो एक हम लोग लिख चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई शुड राइट अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन बैंक ऑफ इंडिया, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, then Central Bank of India, okay,
आप ध्यान दोगे तो यहां पर एक चीज कॉमन है, चारों में बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है. द फर्स्ट वन इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द सेकेंड वन इज योर बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके, और चौथा कह सकते हो यूनियन का ही एक सिनोनिम हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज ओनली अ ट्रिक, आई मीन टू से दिस इज यू कैन मेमोराइज एज पर योर ओन ट्रिक, बट दिस इज वन ट्रिक जिससे आप बड़ी आसानी से इसके हेडक्वार्टर को याद रख सकते हो. ये चारों का हेडक्वार्टर मुंबई होगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली हम लोग जो टर्मिनोलॉजी को लेकर पकड़ रहे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो ये चारों की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा. ओके, अब अगर अगेन दिस इज अ सिंपल ट्रिक, अगर बात यूनाइटेड की हो, मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, देन ये दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता होगा. इनफैक्ट कोलकाता है. ओके, तो आप याद रख सकते हो कि अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया रहे या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया रहे तो दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता होगा. फाइन. एक तीसरा ट्रिक आप बना सकते हो इंडियन टर्म से, एक इंडियन बैंक और एक इंडियन ओवरसीज बैंक. तो जब ये इंडियन टर्म आपको दिखे तो इसका हेडक्वार्टर आप चेन्नई याद कर सकते हो. ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इस तरह की इजी ट्रिक से 4, 2, 6 और 3, 6 और 2, 8 बैंक को बड़ी इजीली याद कर लिए हैं. ओके, जब कभी भी बैंक ऑफ इंडिया वाला टर्मिनोलॉजी रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो हेडक्वार्टर मुंबई होगा. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया तो कोलकाता होगा. इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तो चेन्नई होगा. इसी तरह से चौथा आप याद रख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब टर्म अगर आ जाए, पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक, तो यू मे मेमोराइज दिस इज न्यू दिल्ली. ओके, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक 18 बेसिकली 18 थे. ओके, आज प्रेजेंट 12 है. हम लोग देखेंगे वो नंबर 12 कैसे हुआ आफ्टर द मर्जर. आपका जो 6 बैंक लास्ट बजट में मर्जर हुआ है, जिसमें आपके मिसेस निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया मर्जर के बारे में, तो उसके बाद ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 बनकर रह गए. तो पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक अगर रहे तो न्यू दिल्ली. दैट मीन्स 10 बैंक के हेडक्वार्टर को तो बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है. इनफैक्ट मोर, नाम ही बता रहा है आंध्रा बैंक. ओके, समवेयर इन आंध्र प्रदेश. ओके, ओल्ड आंध्र प्रदेश, तो यू कैन से हैदराबाद. ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाम ही बता रहा है, यू में से बड़ौदा. ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, समवेयर इन महाराष्ट्र. सो कुछ तो आसान हो गया. यू कैन मेमोराइज पुणे. ओके, दैट मीन्स 10 इस तरफ, 3 इस तरफ, 13 बैंक के हेडक्वार्टर को बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है. यू कैन ऐड वन मोर बैंक इन कोलकाता, अलाहाबाद बैंक. ओके, देन नियर टू दिस न्यू दिल्ली यू कैन मेमोराइज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स. दिस इज गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव कॉमनली कहा जाता है. ओके, देन कॉरपोरेशन बैंक, हेडक्वार्टर इज मणिपाल, सॉरी मैंगलोर. देन कैनरा बैंक,
हेडक्वार्टर इज बेंगालुरु या बेंगलोर जिसको कहा जाता है, बेंगालुरु। एंड फाइनली सिंडिकेट बैंक, मणिपाल। ओके, सो मैंगलोर, मणिपाल, बेंगलुरु, all in Karnataka state. Okay, so you can have a trick for all these 18 banks. Okay, have a look on it. फिर हम लोग आगे मर्जर की बात करेंगे। फाइन। अब पिछले बजट में इसमें से 6 बैंक को मर्ज कर दिया गया। आई होप आपको वो नेशनलाइजेशन वाला लॉजिक समझ में आया होगा कि रीज़न बिहाइंड कि कमर्शियल बैंक का मोटिव बस और बस प्रॉफिट है। अगर उसको नेशनलाइज नहीं किया गया होता, ओके, तो वो बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता। और शायद आज जिस लार्ज स्केल पर भारत में फिनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, इनफैक्ट फ्रॉम योर लास्ट गवर्नमेंट, वो जन धन योजना के बाद, ओके, या उससे पहले भी, ओके, तो यू में से कि जिस लार्ज स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है वो शायद नहीं हो पाता अगर ये नेशनलाइजेशन नहीं होता तब। नाउ इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया। ओके, अब बेसिकली इलाहाबाद को मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक में। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्लस आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है। बेसिकली यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया है। ओके, देन कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है सिंडिकेट बैंक को। एंड फाइनली पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओके, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। दैट मीन्स अब आपको नंबर दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 banks have been merged. ओके, तो जो हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंक की, कि एज ऑफ टुडे देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो अगर इस नंबर तक हम लोग आना चाहें तो ब्रीफ हिस्ट्री लेकर चलते हैं। 14 बैंक्स जो नेशनलाइज हुए थे 1969 में, 6 बैंक जो नेशनलाइज हुए थे 1980 में, 3 बैंक मीन कोर्स ऑफ टाइम बंद हो गया, जिसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, देना बैंक था और विजया बैंक था। ओके, तो ये 3 बैंक को मर्ज कर दिया गया। ओके, 14 + 6 20 -3 17 एंड अगेन -6, ये 6 बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो नाउ यू में से देर आर 11 बैंक्स। ओके, 14 - 3 11। ओके, तो ये 11 बैंक्स प्लस एक SBI विच इज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। सो यू शुड नो दिस। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टिल नाउ। अगले लेक्चर में हम लोग प्राइवेट बैंक के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।